नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, एक ढाबा में काम करने वाले तंदूर का था। तंदूरिया जो तंदूर में अब रोटी वोटी सेकने के काम करते थे। अब वैसे वो हरफन मौला थे, लेकिन अब जो उनकी अब कारीगरी जो निखर के आती थी वो तंदूर का ही, तंदूर का स्पेशलिस्ट थे कहा जाए तो। अब उनका नाम है रमेश। रमेश शादीशुदा इंसान थे और शादी को उनको लगभग 2 साल हो गया था। जिस ढाबा में काम करते थे और वहाँ से उनका जो घर था, अब मान के चलिए कि कम से कम 6-7 घंटे का सफ़र था। अब शादीशुदा थे तो अपना घर तो जाएंगे ही ना। अब हफ्ता में 10 दिन में मालिक से छुट्टी मांगते थे। मालिक शुरू में तो दे देता था कि चलो अब जाने देते हैं, लेकिन अब उसका काम का नुकसान होता था। उनके ढाबा में कोई दूसरा तंदूरी का काम करने वाला नहीं था। अब जो ग्राहक तंदूर का रोटी खाने वाले, अब वो एक तरह से लौट जाते। नुकसान होने लगा और तब मालिक को खटकने लगा कि अरे भाई नहीं, इसको आने दो रमेश को, अब बात कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, नुकसान तो हम झेल नहीं सकते। अब आमने सामने रमेश से बात करने लगे कि क्या बात क्या है रमेश, तुम इतना जल्दी जल्दी छुट्टी क्यों जाते हो। रमेश बताया कि देखिए साहब, अब हमारा गांव भी देखना है, घर भी देखना है, अब हमारी पत्नी भी है और परिवार भी है। लेकिन जो मालिक थे ना, वो जानते थे कि रमेश तो शादीशुदा है और ज़्यादा दिन शादी भी नहीं हुआ है, 2 साल लगभग रमेश जो उनको बताए थे। अब वो समझ गए कि बस पत्नी के चक्कर में भागता रहता है। अब इंसान थे, अब वो भी पत्नी वाले थे तो समझते थे दुख दर्द को। तब उन्होंने फैसला किया कि रमेश देख भाई, ऐसा नहीं चलने वाला। अगर तुझे काम करना है इस दावे पर तो दिल लगा के काम कर, और ये महीने में 10 दिन में तू छुट्टी मांगेगा तो मैं तो दूंगा नहीं। कि तू जब भी जाता है अब लेट करके आता है, 1 आध दिन और ज़्यादा लगा के आता है, तो देख भाई मेरा नुकसान हो रहा है। या तो फिर अपना दूसरी जगह देख ले, मैं कोई दूसरा तंदूर वाला देखूंगा, नहीं तो एक ऑप्शन और है। मालिक अब कहने लगे, समझाने लगे। रमेश चुपचाप सुन रहे थे बात को और कहने लगे कि ठीक है, अब ऑप्शन क्या है इसके अलावा। और तब कहने लगे ढाबा के मालिक कि देख, या तो फिर अपनी पत्नी को लिया, साथ में तुम दो रहो। अब रमेश सब पैसा तो बचाते थे, मुफ्त में सब कुछ खाना मिलता था। हाँ, मुफ्त तो नहीं कह सकते, अब परिश्रम करते थे, लेकिन पैसा तो कोई नहीं लगता था ना। सूखी सैलरी उनकी बच जाती थी। सारा पैसा अपना जब भी गांव जाते घर लेके जाते, परिवार के काम आता था। पत्नी लाने के मतलब कि भाई ढाबे में तो पत्नी रहेगी नहीं, तो उसके लिए मकान लेना पड़ेगा किराए का, फिर उसका खर्चा बढ़ जाएगा, कैसे मेंटेन करेंगे, पैसे में दिक्कत हो जाएगी। रमेश अपने मन में ये सब सोचने लगे थे, लेकिन मालिक कहा कि अरे क्या हुआ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। रमेश कहने लगे कि हाँ, आप कुछ कह रहे थे ना कि अब तीसरा ऑप्शन। तो मालिक बताया कि हाँ, तेरे को बोला तो कि अपने पत्नी को जाकर लिया और आराम से यहाँ पर रहा। रमेश कहने लगे मालिक, अब इतना पैसा तो बचता ही नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ ले आऊँ और इसके बाद किराए का घर लूँ, वो भी तो खर्चा मेरे लिए बढ़ जाएगा। मालिक हंसते हुए कहने लगे अरे तू इसकी चिंता छोड़, एक मेरा पुराना घर है, अब वो घर काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है। जब से मैंने ख़रीदा है ना, मैं तो किसी काम की वजह से ख़रीदा था, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। अब उस घर में जाकर अब आराम से रहा। 2 रूम का सेट है, आगे बड़ा सा आंगन है, खुली जगह है, अब मैं अभी अपना मौज से रहो, उसमें दिक्कत क्या है। और पास का पास में है, ज़्यादा दूर अब भागना भी नहीं है, पैदल भी तुम जा सकते हो, 10-15 मिनट का रास्ता है। अब रमेश जो थे ना, अब मन ही मन खुश हो गए कि चलो भाई, ये तो अब सही कह रहे हैं हमारे सेठ, हमारे मालिक, ये काम अब तो हमें करना चाहिए। तब रमेश बोले ठीक है मालिक, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जब आप घर दे रहे हो तो मुझे अपनी पत्नी लाने में कोई एतराज़ नहीं, मैं जाता हूँ और पत्नी को लाता हूँ। और तब जो ढाबा के मालिक कहने लगे अरे सुन रमेश, वो घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, पहले उसकी साफ सफाई जाके कर ले, घर रहने लायक तो बना ले, और तभी तो अपनी भौरिया को लेकर आएगा,
तो रहेगा, गंदगी घर में रहेगा। चाबी पकड़ा दिए थे कि ले ये चाबी और चला जा। घर बता दिए कि इस इलाके में है। वो रोड के किनारे ही था घर। पहचान थी एक बड़ा सा पेड़, और वो घर को आसानी से अब रमेश जी ढूंढ लिए। दिन का टाइम था और जाकर के घर का जब हालत देखे, ताला खोलते हैं तो अंबार गंदगी का भरा हुआ है। अब बुझे मन से साफ सफाई किए। इतना घर का गंदगी देख करके वो खुद हैरान हो गए थे। ये लग रहा है कि घर कई सालों से खुला नहीं है, साफ सफाई हुई नहीं है। लेकिन जो घर था ना, ठीक ठाक था। साफ सफाई करने के बाद वही घर जो था, जो देखने में बुरा लग रहा था, गंदगी से भरा हुआ था, अब बिल्कुल सही लगने लगा। लाइट वाइट का व्यवस्था नहीं था। अब बिजली का बिल भरा नहीं गया था तो लाइट भी कटी हुई थी। बस एक ही समस्या थी लाइट की। इसके अलावा घर रहने लायक बन गया था। लेकिन खैर अभी गर्मी का टाइम नहीं था, अब सर्दी का मौसम चल रहा था। अब फरवरी का महीना था तो अब सोचने लगे कि मालिक भी अभी बिजली का बिल कम काम करवा देंगे, अब फिर बिजली भी आ जाएगी। अब अपना ढाबा पहुंचते हैं और मालिक को बताते हैं कि देखिए मैं साफ़ सफाई कर दिया, लेकिन बिजली नहीं थी। मालिक कहने लगे, तो टेंशन मत कर, मैंने बात कर लिया है बिजली वालों से और एक आध दिन में उसको चालू कर देंगे। तू जा किसी दिन देख करके, जब हमारे पास रस कम हो और तू निकल जाना। आप अब लौटना तो अपने पत्नी के साथ ही लौटना। रमेश बड़े खुश थे मालिक के व्यवहार से कि चलो मालिक मेरे बारे में तो सोचा तो कम से कम। आखिरकार अब रमेश जी अपने गांव गए। अब अपने परिवार में बताए माँ बाप को कि मैं अपनी पत्नी को ले जा रहा हूँ। अब परिवार तो बहुत पहले से रमेश को बोलता था। माँ बाप कहते थे कि ले जाना बहुरिया को, ये अकेले बेचारी रहती है, हम लोग तो बुढ़िया बूढ़ी हैं, छोड़ तू आप लेके जा। लेकिन रमेश जो थे ना, मना कर देते थे। अब थोड़ा कंजूस थे। अब पत्नी को लाने के बाद में अब खर्चा होगा, किराया देना पड़ेगा, लेकिन अब किराए वाली कोई बात थी नहीं। पत्नी को लौट करके ले करके लौट गए थे। उसी कमरे में गए, तब तक बिजली भी जुड़ चुकी थी। अब शहर में पत्नी नई नई आई थी, वो भी ढाबे के पास 10-15 मिनट का सफ़र था पैदल का। आराम से अपना दोनों जगह मेंटेन करने लगे, घर में भी और ढाबा भी। हाँ, जब कोई ग्राहक नहीं होता तो दौड़ के चले जाते थे, किसी की साइकिल लेकर के चले जाते कि मैं अभी आया हूँ, ज़रा देख आऊँ पत्नी ठीक ठाक सब कुछ तो है ना, गांव की रहने वाली है। अब शहर के बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है। चले जाते थे, पत्नी का दुख सुख पूछते थे कि कोई कमी है तो बताओ। पत्नी कहती कि सब कुछ ठीक है। अभी 2 ही दिन हुआ था उस घर में रहते हुए, और तब तक ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। पत्नी बड़ा चैन से रह रही थी और इधर जो रमेश थे ना, वो भी खुश थे। दिन भर कड़ी मेहनत करते, शाम तक 11 बजे के बाद में उनको अब उस होटल से फुर्सत मिलता था, और तब वो अपने पत्नी के लिए भी और अपने लिए भी खाना ले करके और घर चले जाते। दोनों पति पत्नी बैठ करके भोजन करते और फिर आराम से सो जाते। रोज का अब यही एक तरह से चल रहा था। अभी तो 2 ही दिन हुआ था और सब कुछ कुशल मंगल था, और सब दोनों के दोनों अब लोग खुश थे। अब तीसरा दिन जो स्टार्ट हुआ, दिन तो अच्छी तरह से निकल गया। रमेश अपने काम पर चले गए। इधर की जो पत्नी थी ना, वो भी आराम से अपना खाना खा करके आराम से सोई रही। दोपहर का वक्त था और उसमें जो बाथरूम था ना, अब थोड़ा दरवाजे के मतलब घर के बैक साइड में था। आगे में बड़ा आंगन था, उसमें कुछ अब पहले पेड़ पौधे लगे थे, लेकिन वो सब सूख चुके थे, तो उसको भी रमेश जी ने साफ करवा दिया था। और जो पिछला जगह था ना, उसके पीछे में अब एक नहाने का बाथरूम और सब कुछ जुगाड़ बना हुआ था। दोपहर का टाइम था और वो बाथरूम करने के लिए एक तरह से गई वहाँ पर। बिजली आ चुकी थी, लाइट वाइट सब जला दिया था। उसमें एक छोटा सा आईना भी लगा हुआ था। अब आप बाथरूम करके अपना चेहरा संवारने लगी, पानी से मुंह धोने लगी, आईना में देख देख करके। रात भी नहीं थी, दिन की दोपहर का मामला था। आज जब अपना शकल देख करके अपने चेहरे को संवार रही थी, उसी टाइम
वो उसमें जो उनकी शक्ल थी ना, वो एकदम बदल गई। अब अपनी जगह कोई और चेहरा नजर आ रहा, और वो भी बिल्कुल भयानक सा चेहरा। काला कलूटा एक स्त्री जिसके लंबे लंबे अब बाल लहरा रहे हैं, आंखें एकदम लाल लाल सी दिखाई दे रही है, दांत जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। एक पल के लिए तो जो रमेश की पत्नी थी एकदम डर गई, खौफ में आ गई। ये मेरे चेहरे क्या हुआ। अगले पल जब फिर देखती है तो चेहरा बिल्कुल उन्हीं का लग रहा है। जो भी वो एक पल के लिए दिखाई दिया वो गायब हो चुका था। पत्नी बड़ा डर गई, कांपने लगी। ये सब जो उनके साथ में हुआ, उस आईने को बहुत धोया पानी से कि आईने में कोई फर्क होगा। आईने में ही धूल मिट्टी जमने की वजह से ये ऐसा मैंने देखा, लेकिन डरी हुई भी थी। रात को जब रमेश लौटते हैं खाना वाना लेकर के, तो पत्नी डरी हुई दिखाई देती है। पूछते हैं, अरे बात क्या है, क्यों डरी हुई हो? पत्नी तो पहले मना करती है कि छोड़ो ना, कोई बात नहीं। लेकिन रमेश पहचान जाते कि नहीं, कोई ना कोई तो बात है। अब जिद कर लेते हैं, तब पत्नी बताती कि देखिए ना, दोपहर का टाइम था, अब मैं बाथरूम गई हुई थी, लाइट जला भी दिया था, अंधेरा था उसमें बाथरूम में। इसके बाद मैं अपने चेहरा को संवारने लगी थी। कुछ देर तक तो आईना में बिल्कुल साफ साफ मैं ही नजर आ रही थी। अचानक उस आईने में मेरा चेहरा बदल गया। एक काली कलोटी औरत जिसके लाल लाल आंख और दांत भी बाहर निकले हुए, और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मैं तो बहुत डर गई, लेकिन अगले पल जब मैंने देखा तो वो शक्ल गायब हो गई थी, मेरी शक्ल ही दिखाई दे रही थी। मैंने उस आईने को बहुत धोया, पानी से धोया कि शायद आईने में कुछ गड़बड़ है, धूल मिट्टी की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मैं अब समझ रही हूँ कि नहीं, धूल मिट्टी का वजह नहीं, ये क्या हुआ था जी, ऐसा क्यों हुआ था? रमेश से सवाल पूछने लगे। रमेश उसकी बात सुनकर के जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तू कैसी बात करती है? अरे ये जो जगह है बिल्कुल साफ सुथरा है, आईने में ही कुछ कमी होगा, धूल मिट्टी जमी होगी। अब देखना वो दोबारा चेहरा तुम्हें नजर आया? वो कहने लगी, मैं डर के मारी गई कहाँ, मैं तो आंगन में चली गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा से बाथरूम में जाऊं। वाकई डराने वाला बात था, लेकिन रमेश जो थे ना, अब पत्नी को डराना नहीं चाहते थे, बात को समझ चुके थे। अब फिर कहने लगे, तू चिंता मत कर, मैं अभी देख के आ रहा हूं। रमेश फिर जाते हैं उस बाथरूम में, लाइट जलाते हैं, अब पूरा हर तरफ देखते हैं। उस आईना को ना जाने कितनी बार देखे, लेकिन उनका चेहरा कभी बदला नहीं, जो था वही नजर आ रहा था। आखिरकार वहां से निकलते हैं मुस्कुराते हुए। अब पत्नी के बताते हैं, अरे उस आईने में कोई खोट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भूत प्रेत इस घर में है, सब कुछ तो ठीक है। अगर वो औरत अगर होती जो तुझे दिन में दिखाई दिया था, वो रात में भी नजर आती, मेरा भी चेहरा बदल जाता, ऐसा तो हुआ नहीं ना। बड़ी मुश्किल से रमेश की पत्नी को समझा सके, और तब उसका डर कुछ कम हुआ था। खैर, अब वो खाना वाना खा करके आराम से सो गए। अब रात भी आराम से कट गई। अगले दोपहरी को अब पत्नी को थोड़ा हिम्मत आ चुका था। अब कहने लगी, जब रमेश बता रहे हैं सब कुछ सही है, वो तो रात में भी गए थे, अगर वो कुछ होती तो उनको भी नजर आती। अब एक तरह से डर निकल चुका था। दोपहर के टाइम में अब अपना आराम कर रही थी, और तब बाथरूम जाने का मन हुआ तो चल पड़ी। लेकिन अब डर नहीं था, उनको लगा कि मेरे मन का भ्रम था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बात होती तो रात में भी नजर आती, रमेश भी देखते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेधड़क चली गई। बाथरूम से निपट करके फिर चेहरे पर पानी वानी मार करके अब संवारने लगी, और तभी वो चीज दोबारा उनको नजर आई, वैसी ही जैसे कल की दोपहर में देखी थी। वही भयानक चेहरा उस आईने में नजर आने लगा। अब रमेश की पत्नी का चेहरा तो गायब हो चुका था, दूसरा चेहरा ही नजर आ रहा था। देख करके होश उड़ चुके थे। रमेश की पत्नी धड़ाम से बाथरूम में गिर गई, चोट भी लगा। अब एक तरह से वो एकदम बेचैन हो गई थी, उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लग रहा था कि उसको कोई दबा रखा है, उठने नहीं दे रहा है। चीखते जा रही है, चिल्लाती जा रही है, कोई है तो बचाओ, कोई है तो बचाओ। लेकिन वो दोपहर के टाइम में रोड बिल्कुल
सुनसान हो चुका था। आखिरकार हिम्मत करती हैं और उठती हैं, और आईने की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती। चोट लगी हुई है लेकिन परवाह नहीं करती है। सीधा बाथरूम से अब जैसे तैसे निकलती है और सीधा भागते हुए अपने शयन कक्ष में पहुंच जाती है। दरवाजा बंद कर लेती है। दोपहर के टाइम में हाँफने लगती है। आखिरकार अपने पति को अब सूचित करती है। अब फोन पर बताती है कि देखो फिर मेरे साथ में ऐसा हादसा हो गया। पति जो अपने काम में लगा हुआ था एकदम पत्नी की बात सुनकर के डर गया और कहने लगा तू चिंता मत कर, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। कुछ ग्राहक बैठे हुए, मैं उनके लिए जरा रोटियां बना दूं और फिर मैं आता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। अब रमेश इधर परेशान और पत्नी उनकी उधर परेशान। और दोपहर का टाइम, रात होता तो चलो कोई और बात थी, लेकिन ये सब तो दोपहर के टाइम हो रहा था। रमेश अपने मालिक जो बैठे हुए थे काउंटर पर और कुछ बताया नहीं, कहने लगे मैं 10 मिनट में ज़रा घर से आ रहा हूँ। उस टाइम कोई ग्राहक भी नहीं था। चल पड़े वो। मालिक बोला ठीक है जाओ। घर पहुँचते हैं, बड़ी मुश्किल से पत्नी दरवाज़ा खोलती है, डरी हुई। देखते हैं कि वाकई चोट लगा हुआ है, पैर में लगा हुआ है, थोड़ा लंगड़ा के चल रही है। फिर दोबारा पूछने लगी कि हुआ क्या तेरे साथ में, पूरी बात बताओ। पत्नी जो घटना घटी थी दोबारा से उनको बताई। तब रमेश कहने लगे तू आराम से रह, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। अगर वो चीज़ तुझे दिखाई दिया है तो मुझे भी दिखाई देना चाहिए। बाथरूम में जाते हैं लेकिन उनको कोई आईने में फर्क नजर नहीं आता है। जो रमेश का चेहरा था सेम डिटो ऐसा ही चेहरा अब उनको नजर आता है। काफ़ी देर तक बाथरूम में रहते हैं, पानी वानी भी अब शीशे पर डालते हैं। जब कोई नहीं आता ना तो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो जान जाते हैं कि कोई ना कोई चक्कर है, कोई भूत प्रेत हमारे घर में है। अब कैसे मेरे घर में आ गई है अब ये पता नहीं था। अब वो भूत से नाराज हो जाते हैं और अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं कि देख जो भी तू को है, जो मेरी पत्नी को डराने की कोशिश कर रही है, अगर तू यहाँ बाथरूम में है तो अभी भी तेरे पास में वक्त है और तू ये बाथरूम छोड़ करके निकल जा। मैं अब तेरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हिम्मत है तो मुझे भी अपना चेहरा दिखा। अगर तेरे में इतना हिम्मत है तो दिन के टाइम पे भी नजर आती है, तू तो शक्तिशाली होगी। अब अपना भड़ास रमेश जी निकालने लगे। गुस्सा बहुत आया था, पत्नी की चोट लगी हुई थी, लंगड़ा के चल रही थी बेचारी, 2 साल अब अभी शादी के हुआ था। ये हादसा अब उनको दिमाग में अब एक तरह से डर पैदा कर दिया था। अब वो नहीं चाहते थे कि पत्नी के साथ में दोबारा ऐसा हादसा हो। जो हो मेरे सामने हो, अब मेरे साथ में हो, मेरी पत्नी के साथ में बिल्कुल ना हो। अब एक तरह से वो जो भी शक्ति थी, जो भी चीज़ थी, उसको चैलेंज करने लगे। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझे दिखा ना, अपना शक्ल दिखा, तब मैं जानूं कि तेरे में पावर है। तू मेरी पत्नी को क्यों परेशान कर दी है, भोली वाली औरत को। आ मेरे सामने, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। रमेश जोर जोर से अब एक तरह से अब वहां आईने को देख करके अपनी भड़ास निकाल रहे थे। पत्नी कमरे के अंदर में थी। जब आवाज जोर जोर से आने लगा ना तो समझ गए कि अरे कहीं वो चुड़ैल और रमेश के साथ में तो कुछ नहीं कर रही है। घबरा गई, डरती हुई बाथरूम के पास पहुंचती है। अभी भी रमेश जो थे बाथरूम के अंदर में थे, शीशा में देख रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे। पत्नी डरी हुई आवाज लगाने लगी, आप बाहर आओ ना, आप बाहर आओ ना, क्या वो अंदर ही है? रमेश फिर शीशे की तरफ देख के कहने लगे, अरे बुज़दिल है, अगर होती तो मेरे सामने आती ना। ये तुम जैसे ही भोली भाली औरतों को डराने का काम करती है, ये ठीक नहीं है। अब आ जाना मेरे साथ में, मैं देखूं तुझे। अब एक तरह से वहां पर कोई चीज नजर आया ही नहीं, सब कुछ शांत था बाथरूम में। वो जो आईना था बस उसमें रमेश जी का शक्ल नजर आ रहा था। वो काली साया जो नजर आया था वो बिल्कुल नजर नहीं आया। रमेश अपने पत्नी को लेकर के अब बेडरूम में पहुंच जाते हैं। कहते हैं तू डर मत, तू डर रही है ना, तभी तेरे साथ में हो रहा है। मैं बाबा से मिलूंगा जा करके। एक बाबा आते हैं हमारे ढाबा पर कभी कभी, शायद आज आएंगे भोजन करने के लिए, तब मैं इसके बाबत बात करूंगा। बाबा जी कोई ना कोई उपाय जरूर कर देंगे, तू चिंता मत कर।
देख मैं जल्दी आ जाऊंगा, तू डरना मत बिल्कुल भी। अपनी पत्नी को समझा बुझा करके शांत करा करके फिर रमेश जी जाने लगते हैं। पत्नी रोक लेती है कि मत जाओ जी, मुझे डर लग रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा है, ये घर ही कुछ अलग है, खास करके बाथरूम और वो आईना। रमेश समझाने लगे अरे कुछ नहीं होता है, अगर वो होती ना तो मुझे भी नजर आती। वो तुझे डराने के लिए आई थी और डरा करके चली गई, और देख तुझे चोट भी लग गया। कोई बात नहीं, अब तू आराम कर, मैं शाम को लौटूंगा, दवा भी लाऊंगा, सब कुछ करूंगा। अब बाबा से मैं मिलूंगा, बात भी करूंगा अगर आ गए तो। इसके बाद रमेश जी साइकिल उठाते हैं और ढाबा पे चल जाते हैं। कुछ देर हो गई थी तो मालिक उनसे पूछने लगा अरे कहाँ रह गया, देख ग्राहक बैठे हुए हैं। अब जल्दी जल्दी रमेश जी अपना तंदूर संभालते हैं, रोटियां बनाने लगते हैं, लेकिन दिमाग इसी में उलझा रहता है, रोटी भी जल जाती है। तब मालिक की निगाहें उनका पीछा कर रही थी। रमेश को बुलाते हैं, रमेश मेरे पास में आ। बात क्या है बेटा? तू घर गया था तब भी तू थोड़ा परेशान दिख रहा था, आ रहा है तब भी परेशान। तेरी बहुरिया ठीक ठाक है ना, सब कुछ घर में सुख शांति है ना? रमेश तो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब मालिक प्यार से बताने लगा तब कहने लगे मालिक ऐसी ऐसी बात है। मालिक भी अब एक तरफ चिंता में डूब गए, कहने लगे अरे भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, जैसे वो ख्यालों में खो गए थे। अब फिर कहने लगे कि रमेश क्या बताऊं तुझसे, मुझसे गलती हो गई। मैं तो समझा था कि वो चली गई है, लेकिन वो लग रहा है कि लौट के आ गई है। जब रमेश का मालिक ये बात बोला ना तो रमेश एकदम चौंक गए कि मालिक क्या बात कर रहे हो, कौन लौट आई है? अब रमेश का मालिक बिल्कुल चिंता में डूबे हुए थे, आसमान की तरफ देख रहे हैं। उस टाइम थोड़ा अब रस भी कमता हो ढाबा में। कई बार जब बोलने पर रमेश को, तब मालिक कहते हैं कि रमेश जब मैंने ये घर खरीदा था ना, जिससे खरीदा था, उसने कुछ बताया नहीं था। मैं इस घर को साफ सफाई करके और मैं भी बाथरूम में गया था। उस आईने में मैं अपने आप को देख रहा था, और उसी पल जैसे तुम्हारा पत्नी के साथ में हुआ ना, मेरे साथ भी हुआ था। एक काली परछाई जैसी दिखने वाली, मेरा चेहरा ही बदल गया था। मैं तो देख करके हैरान हो गया था कुछ देर के लिए। इसके पल भर नहीं हुआ था कि अचानक वो गायब होगी, फिर मेरा चेहरा दिखने लगा। मुझे तो लगा कि पहली बार ये भ्रम है और कुछ नहीं है, लेकिन मैं दूसरे दिन भी दोपहर के टाइम में ये होता है। और दोपहर के टाइम मैं जब बाथरूम में गया, सेम वैसे ही मेरे साथ में हुआ। और तब मैं समझ गया कि इस घर में कोई ना कोई चक्कर है, खास करके इस बाथरूम के अंदर ही है। इसके बाद मैंने पंडितों को बुलाया और तांत्रिकों को बुलाया। सबने सलाह दिया कि जी ये जो घर है ना रोड के किनारे है, कोई आत्मा आपके घर में आ करके बैठ गई है, पूजा पाठ करना पड़ेगा और इसके बाद हम भगा देंगे। मैंने सब कुछ करवाया, जो तांत्रिकों ने पंडितों ने कहा मैंने वो सब करवा लिया। और इसके बाद मैं भी बेफिक्र हो चुका था। मैं दोपहर को जाकर देखता था उस आईने में, तब मुझे वो दिखाई नहीं दी। और तब मैं समझ गया कि जैसा तांत्रिक बताते थे कि वो भाग जाएगी, तो शायद भाग गई थी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो भागी तो जरूर थी, लेकिन वो लौट आई है। चिंता में मालिक डूबे हुए थे। रमेश मालिक की बात सुनकर के एकदम डर गए और कहने लगे कि साहब मुझे तो नजर नहीं आई, लेकिन पत्नी को 2 बार, आज तो कुछ ज्यादा ही, आज तो लग रहा था कि उसको दबोच लिया है, बाथरूम में गिर गई थी और चोट भी लगा है पैर में। ना जाने कैसे बाथरूम से निकल करके कमरे तक पहुंची और फिर मुझे फोन किया। मालिक एकदम अब सोच में डूबे हुए थे कि अब करे तो क्या करें। तभी ग्राहक आ गए और रमेश को जाना पड़ा रोटी बनाने के लिए। जब रमेश खाली हुए तब मालिक के पास पहुंचे कि मालिक अब क्या किया जाए, पत्नी तो मेरा डर रही है। तब कहने लगे कि रमेश तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। वो जो बाबा जी आते हैं ना, जिनको हम लोग भोजन कराते हैं, शायद आज आएंगे। रमेश भी उनको जानते थे, रमेश से उनकी अच्छी खासी बनती थी, कुछ टाइम पास भी होता था। बाबा जी बड़े अच्छे अच्छे बात करते थे। अब एक तरह से उनका इंतजार होने लगा। लेकिन वो शाम के टाइम करीब 7 बजे के आसपास में आए।
बाबा जी को देखकर रमेश भी खुश हो गए और होटल का मालिक भी। अब इसके बाद रमेश और मालिक दोनों मिलकर उस घर के बारे में समस्या जो हो रही थी वो बताए। वो बाबा जी कहने लगे कि ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे घर पर, मैं देखता हूँ कि क्या है। जब तक मैं घर में जाऊँगा नहीं तब तक मैं क्या बताऊँगा। अगर कोई दुष्ट आत्मा होगी तो मैं उसको भगाने का काम करूँगा, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। अब मालिक कहता है रमेश से कि रमेश, बाबा जी को लेके जाओ, अब बाकी मैं देख लूँगा। यहाँ पर तंदूर के लिए मना कर दूंगा, अब हाथ की रोटी बना करके तवे वाली रोटी मैं दे दूंगा, जो भी ग्राहक आएगा। तुम जाओ और बाबा जी को लेकर के घर को चेक करवाओ। कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना, कोई सामान की ज़रूरत पड़े तो मैं उसका भी बंदोबस्त करा दूंगा। बाबा जी अपना थैला उठा करके और साइकिल के पीछे कैरियर पर अब रमेश के साथ बैठ गए। घर पहुंचते हैं तब तक अंधेरा हो गया था। दरवाज़ा पीटते हैं तो दरवाज़ा खुलता नहीं। जब रमेश बोलते हैं अरे दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, तब जाके पत्नी लंगड़ाती हुई आती है और दरवाज़ा खोलती है। रमेश को देख करके अब उसका थोड़ा डर कम होता है, लेकिन बाबा जी को देखकर डर जाती है। बाबा जी अब एकदम चौंक गए कि ऐसा क्या क्यों हुआ। अब रमेश समझाते हैं अरे इनसे डरने की क्या जरूरत है, तो हमारे होटल पर आते हैं, बाबा जी हैं और इस घर को देखने के आए। जो समस्या थी इसको अब ठीक करेंगे, तुम चलो अपने कमरे में आराम करो। डरती हुई अब उनकी पत्नी चली जाती है और इसके बाद रमेश जी उस बाथरूम में लेके जाते हैं बाबा जी को। बाबा जी उस बाथरूम में बहुत देर तक खड़े रहते हैं, उस आईने को देखते हैं, फिर घर का पूरा मुआयना करते हैं, हर तरफ जाते हैं और फिर वापस बाथरूम में आ जाते हैं। कहते हैं कि मैं सब कुछ समझ गया। अब इसके बाद में कहते हैं तुम्हारा मालिक से बात कराओ। अब मोबाइल फ़ोन से अपना मालिक से बात कराते हैं कि बाबा जी बात करेंगे। बाबा जी कहते हैं अब मालिक से कि एक चीज़ बताओ, जो आपने घर खरीदा था तब वो आईना जिसमें लगा हुआ था बाथरूम में वो पहले से था या फिर आपने लगवाया था। जो ढाबा के मालिक थे कहने लगे ना ना ना, वो पहले से ही लगा था, हमने उसको चेंज नहीं किया था, जैसा था देखने में अच्छा था तो हमने उसको बदलने की अब जरूरत नहीं समझी। तब जो बाबा जी थे कहने लगे कि देखो मैं सब कुछ अब समझ चुका हूँ। ये जो आईना है ना, अब एक तरह से कहा जाए ना कि आईने में ही चक्करबाजी है, जो वो छाया है उस आईने में ही है। मैं कहूँ ना कि वो अपना घर बार इस आईने में ही बना रखी है। अब मालिक भी उधर फोन पर हैरान, इधर रमेश जो बात सुन रहे थे वो भी हैरान, ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो सुना था कि जो बुरी आत्माएं होती है घर में रहती हैं, लेकिन इसने तो अपना स्थान आईने के अंदर बना रखा है। तभी तो ये दोपहर के टाइम में मेरी पत्नी को देखती थी, डराने के लिए या मारने के लिए। अब एक तरह से जो रमेश थे ना बहुत डर चुके थे। पत्नी तो कमरे के अंदर थी। तब मालिक कहने लगे अब बताइए उपाय क्या करना है। अब जो बाबा जी थे कहने लगे कि देखो हमें कुछ पूजा पाठ मैं करूँगा, उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ना कोई सामान की ज़रूरत है। हाँ, मैं इस आईने को अब निकाल कर ले जाऊँगा और जो करना है ना मैं इस आईने के साथ ही करूँगा। अब आज के बाद ये आईना मैं आपको लौटाऊँगा नहीं, ये आपको मंजूर है। मालिक एकदम जल्दी से बोला हाँ, जो करना है कीजिए आप, मुझे उस आईने की ज़रूरत नहीं है। अगर आईना ही ऐसा है तो फिर हमें उस घर में लगाने की ज़रूरत क्या है जिसमें किसी प्रेतनी का वास हो। अब एक तरह से ढाबा के मालिक से इजाज़त मिल चुका था। तब रमेश को बोलते हैं कि जा अपने पत्नी के साथ अपने कमरे में बैठ जा, अब बिल्कुल शांत रहना, शोर शराबा बिल्कुल मत करना, जो करना है मैं करूँगा। जब मैं आवाज़ दूँ ना तभी तुम लोग बाहर निकलना। ये जो आत्मा है ना बहुत शक्तिशाली है। अब तुम लोग कैसे बच गए इसके चंगुल से मैं समझ नहीं सका। ये ऐसी आत्मा है जो शीशे के अंदर में है, वो तुम्हारी पत्नी को तो मार सकती थी, तुम्हारे साथ भी कुछ बहुत बुरा कर सकती थी, लेकिन मुझे वही आश्चर्य है कि अभी तक तुम लोग इस घर में कैसे रह रहे हो। बाबा जी जब ये बात बोलते हैं तो रमेश जी और डर जाते हैं। तब कहते हैं बाबा कि अब डरो मत, मैं सब कुछ अब ठीक कर दूंगा। अब रमेश
अपने कमरे में चले जाते हैं, पत्नी के साथ दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और उधर जो बाबा जी हैं ना, अब अपना थैला संभाले हुए बाथरूम में चले जाते हैं। बाथरूम में जाकर के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ अब रमेश भी अपने कान से सुने थे। और इसके बाद वहाँ पर मंत्र की आवाज़ गूंजने लगी। अब फिर एक चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। वो इतनी तेज चीखी थी ना कि रमेश जी कहे कि वो मेरे कानों में मिर्ची की तरह लग रहा था। बड़ी ही बेसुरी आवाज़ थी, जैसे किसी औरत के साथ में कुछ गलत हो रहा हो। इतनी जोर जोर से चीख रही थी। वो चीख काफ़ी देर तक गूंजती रही थी मेरे कानों में। और उधर बाबा जी जो थे ना, वो मंत्र का उच्चारण, अब उनका आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। ये सब आधा पौन घंटा तक चला था। कई बार वो चीख शांत हो जाती थी, अब फिर बुदबुदाने की आवाज़ आती थी, जैसे उस आत्मा से बाबा जी बात कर रहे हों। पति पत्नी दोनों डरे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब बाथरूम में जो चीखने की आवाज़ थी वो सब शांत हो गई थी, सिर्फ मंत्र की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इधर दरवाज़ा भी बंद था। रमेश जी बता रहे हैं कि हम दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे पलंग के ऊपर में और डरे हुए थे। खास करके मेरी पत्नी काफ़ी डरी हुई थी। अचानक मेरी जो पत्नी थी ना, उसके चेहरा रंग रूप बदलने लगा। मैं जब उसका चेहरा देखा ना, अचानक परिवर्तन होने लगा ना, तो मैं समझ ही नहीं पाया था। आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चेहरा का रंग बिल्कुल लाल हो गया और वो जैसे हवा में बात कर रही है, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, किसी के छोड़ूंगी नहीं। अब तो मेरा जो हालत था ना, रमेश जी बता रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। अचानक मेरी पत्नी उठती है और दीवार पर जाकर के अपना सर ठोकने लगती है, जैसे अपने आप को घायल करना चाहती है, अपने आप को मार देना चाहती है। मैं जब पकड़ने जा रहा कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, वो मुझे जोर से धक्का देती है। दूर हट, दूर हट, पहले इसको मारूंगी और तब तुझे मैं मारूंगी। आवाज़ भी बदल चुकी थी मेरी पत्नी की। मेरा तो कलेजा फटने लगा। बार बार दीवार पर टक्कर मारी जा रही है, अपने आप को घायल करने की कोशिश कर रही है। अब मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। और उधर बाबा जी का मंत्र का अभी तक आवाज़ आ रहा था बाथरूम के अंदर में। जब मैंने ये हालात देखा ना, तब मैं समझ गया कि अरे ये तो जो भी आत्मा है मेरी पत्नी के अंदर आ चुकी है। मुझे बाबा जी को बुलाना चाहिए। मैं आवाज़ लगाने लगा कि बाबा जी अंदर आइए, इधर आइए, इधर कमरे में। लेकिन बाबा जी तो सुन ही नहीं रहे थे। और इधर मेरी पत्नी दीवार पर सर टकराई जा रही है, टकराई जा रही है। आप भर्राई आवाज़ में, भारी आवाज़ में कह रही थी कि पहले तुझे मार लूँ, अब फिर इसका भी नंबर आएगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अब एक तरह से रमेश जी बता रहे हैं कि मैं तो बहुत डर चुका था। मैं पत्नी को बचाने जाता तो मुझे धकेल देती, हट, दूर दूर हट जा, अभी तेरा नंबर नहीं आया, पहले इसको ख़त्म करने दे। तब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना होगा। दरवाज़ा खोलता हूँ कमरे का, अब बाथरूम साइड में दौड़ता हूँ। बाबा जी दरवाज़ा बंद किए हुए मंत्र पढ़ रहे हैं। तब मैं दरवाज़ा पीटता हूँ कि बाबा जी जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए। बाबा जी जा कर के दरवाज़ा खोलते हैं और कहते रमेश तू बाहर कैसे निकला। और तब मैं बाबा जी का हाथ पकड़ा कि चुड़ैल यहाँ नहीं, मेरी पत्नी के अंदर आ चुकी है। बाबा जी के हाथ पकड़ करके मैं अब एक तरह से कहूँ ना कि मैं लेके चल पड़ा। जल्दी आइए बाबा जी, वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है, बचाइए मेरी पत्नी को। बाबा जी ये सब देख करके एकदम शौक हो गए थे। वो तो समझ रहे थे कि वो बाथरूम के अंदर है और वो तब तक अपना जो भी विधि विधान सा कर रहे थे। जब बाबा जी को कमरे के अंदर ले आए ना, तब भी मेरी पत्नी दीवार पर सर मार रही थी। अचानक बाबा जी फिर मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र जैसे ही पढ़ना शुरू किया, तब मेरी पत्नी भरभरा करके ज़मीन पर गिर गई थी। तब मैंने देखा वो काफ़ी सर पर चोट लगा बैठी थी। मैं तो रोने लगा था कि मेरी पत्नी को क्या हो गया। मैं पत्नी की तरफ जाने लगा तो बाबा जी रोक दिया, अरे रे, उधर मत जाना, उधर मत जाना, मुझे थोड़ा और काम करने दे। मैं एकदम सांस रोके डर के मारे मैं अपनी पत्नी की तरफ देख रहा कि क्या हो गया उसको, कहीं वो दुष्ट आत्मा ने मेरी पत्नी को कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन बाबा जी अपने थैले से एक शीशी बोतल जैसी निकाले छोटी सी, और उसमें से कुछ बूंदे जो थी ना
मेरी पत्नी के ऊपर में डाल दिए। अब इसके बाद मेरी पत्नी के शरीर में हरकत होने लगी। अब फिर हरकत इधर उधर अपने शरीर को ऐंठ रही है। अचानक उसने आंख खोल दिया और बाबा जी को देख करके एकदम गुस्से में हो चुकी थी। तू मुझे घर से बाहर निकालेगा? ये मेरा घर है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबा जी अब अपना विधि विधान सब करने लगे थे। वो बोतल वाला पानी बार बार उसको देते डालते और वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती थी। ऐसा ही 10-15 मिनट चला था। अब मैंने आज तक ऐसा चीज़ से पाला नहीं पड़ा था। मेरा तो बहुत बुरा हाल था। अब तब कहने लगे बाबा जी, रमेश एक काम कर, जल्दी से बाथरूम में जा और वो आईना को निकाल कर लिया, जल्दी जा, देर मत कर। मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई थी कि मैं अब बाथरूम में जाऊं, उस मनहूस आईना को अब निकाल के ले आऊं, और कहीं मैं उधर जाऊं और फिर उसमें वो निकल जाए, अब मेरा गला पकड़ ले तो फिर क्या होगा। मैं बेहद डर चुका था, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था। मैं दिल कड़ा करके बाथरूम में गया। लाइट जल रही थी और मैं हिम्मत किया, अंदर पहुंचा। मैं आईने में देख रहा था लेकिन मेरा ही चेहरा नजर आ रहा था। और तब मैं देरी नहीं किया, जल्दी से आईना को अब उस जगह से निकाल दिया और फिर मैं भागता हुआ बाबा जी के पास पहुंच गया। वो आईना बाबा जी पकड़ लिए, उस पर कुछ बूंदे डाले, उसी शीशी का मंत्र पढ़े और तब मेरी पत्नी के सामने वही आईना दिखाने लगे और वो बुदबुदाने लगे। आखिरकार उनका मंत्र का उच्चारण बंद हुआ और फिर जैसे मेरी पत्नी से कह रहे, आजा तेरे असली ठिकाने में, तू अपना घर चाहती है ना, ले तो मैं तुझे घर में पहुंचाता हूं। मेरी पत्नी अब उस आईने को देख रही थी और आईना का देख करके अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया था। आखिरकार पत्नी जोर से उठी जैसे आईना में घुसना चाहती हो, और तभी मैंने जो देखा ना, मैं एकदम डर गया था। वो आईने के पास आकर के आप बेहोश होकर के गिर गई थी। और इसके बाद वो आईना को अब जो बाबा जी थे ना, एक लाल कपड़ा से फटाफट लपेट दिए थे, जैसे उसमें उस आत्मा को कैद कर लिया। अब फिर कहने लगे अपनी पत्नी को उठाओ, अब मामला सब सही हो चुका है, अब मैं इसको ले जा रहा हूँ और जो मुझे करना है मैं अपने आप कर लूँगा। अब तुम लोग इस घर में आराम से रह सकते हो, अब कोई डर की बात नहीं है। सही कहूँ ना तो मैंने ऐसा चीज़ कभी नहीं देखा था। मैं अपनी पत्नी को संभालने लगा, तब तक बाबा जी उस आईना को लेकर निकल गए थे। इसके बाद मैं ढाबा पर नहीं गया था। हाँ, मालिक का फ़ोन आया कि रमेश हुआ क्या, और तब मैं सब कुछ बताया कि मालिक ऐसे ऐसे बात हुई, और वो बाबा जी आईना को लेकर चले गए। एक एक चीज़ जो उस टाइम घटा था मेरे साथ में, मेरी पत्नी के साथ में, सब कुछ बता दिया था। मालिक भी संतोष की सांस लेने लगे और कहने लगे चलो रमेश, अब सब कुछ सही हो गया जैसे बाबा जी ने बताया, अब डरने की जरूरत नहीं। लेकिन रात भर हम लोग जगे रहे। मैं अपने पत्नी का अब जो सर पर चोट लगा था उसकी शिकायत कर रहा था। अब पत्नी जो थी ना वो भी डरी रही थी। आखिरकार जब सुबह हुआ ना, तब मैं मालिक के पास पहुंचा था। मेरी पत्नी मेरे साथ में थी। अब मैं कहने लगा कि साहब, मैं और मेरी पत्नी उस घर में रह नहीं पाएंगे, हम लोग डरे हुए हैं। आज जाहिर सी बात था, इतना सब होने के बाद कौन उस भूतिया घर में रहता है। आज तब मालिक ने कहने लगे जो चिंता मत कर, तेरे लिए मैं स्टोर खाली करवा देता हूँ, स्टोर में अपना घर बना लो, जो कुछ है इसी स्टोर में रहो, तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आज जो हमारे ढाबा में स्टोर रूम था ना, वो भी एक शानदार कमरा था, और उसके बाद हमारा रिहाइश वही स्टोर बन चुका था। हाँ, उस जगह पर मैंने सालों तक नौकरी किया, और इसके बाद मैं उस मनहूस घर तक कभी भी जाने की कोशिश नहीं की। हाँ, मेरे मालिक कुछ दिनों के बाद उस घर को बेच दिया था। कहने लगे कि रमेश, उस घर को मैं बेच दिया। अब मेरी भी अब टेंशन एक तरह से दूर हो गई थी। लेकिन वो कह रहे थे, बाबा आते थे कि तुम लोग खाम खा डरे हुए। अरे उस घर में कुछ है ही नहीं। अब जो कुछ था मैंने उसको आईने में कैद कर लिया, और उस आईने में ही रहती थी वो, एक तरह से उसका घर था वो। अब मैं उसको ज़मीन के अंदर दफना दिया है, अब कभी वो लौट के नहीं आएगी। लेकिन मैं तो डरा हुआ था सब कुछ देखने के बाद, और मालिक भी डरे हुए थे। और कहने लगे चलिए बाबा, आपने जो कुछ किया अच्छा किया,
लेकिन अब हमने घर को बेच दिया है। और तब बाबा कहने लगे चलो तुम्हारी इच्छा। सही कहूँ ना, वो घटना मेरे साथ में पहली बार घटी थी, इतना भयानक डरावना घटना। और उस घटना को आज भी हम पति पत्नी याद करते हैं ना तो एकदम खौफ में भर जाते हैं। लेकिन अब मैं उस ढाबा पर काम नहीं करता हूँ, मैं खुद अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लिया हूँ। लेकिन आज भी हम आईना देखते हैं ना तो लगता है कि कहीं वही शक्ल तो मुझे नहीं दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की रमेश कीजे की भेजी हुई कहानी घटना। ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई स्टोरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हम कल की रात इसी चैनल पर इसी टाइम में कल की रात मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।